हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। और ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हमें सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करना है यहाँ पर, अमर्त्य सेन की नॉर्मेटिव अप्रोच की थ्योरी। अमर्त्य सेन, आप जानते हो कि आपने सुना होगा अपनी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस में, इंडियन इकोनॉमी को, इकोनॉमिक्स एज द सब्जेक्ट को जब आप प्रिपेयर करते हो, ये एक इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दिखाया है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब इकोनॉमी में जनरली दोस्तों क्या होता है कि हम लोग ना बातें करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स की, लाइक जीडीपी, इनकम, पर कैपिटा इनकम, लोगों का वेलफेयर, देश की डेवलपमेंट, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात होती है। सवाल ये उठता है, अमर्त्य सेन जी हमारे पीएसआईआर की डिस्कशन में क्या कर रहे हैं और नॉर्मेटिव अप्रोच और आइडियलिज्म के टॉपिक के अंदर इनका जिक्र क्यों हो रहा है? तो उसका सिंपल सा दोस्तों आंसर ये है, अमर्त्य सेन बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग अ नोबेल प्राइज़ विनर, वो ये मानते हैं, जो मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। वैसे तो उन्हें इकोनॉमिक्स, जीडीपी, वेलफेयर, डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ की एनालिसिस करना, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ के अंदर अमेरिका की जीडीपी को यूरोप की जीडीपी से कंपेयर करना, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जीडीपी को एशियन सोसाइटीज़ की जीडीपी से कंपेयर करना, उन्होंने मतलब बेसिकली बात बहुत करी हुई है इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन उनकी एक अप्रोच है जहाँ पर अमर्त्य सेन नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा लेकर बताते हैं कि देखो, इनकम और जीडीपी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अगर आप मतलब वो सरकारों को बेसिकली एक मैसेज देते हैं कि अगर आप लोगों को, सिटीजन्स को अपने देश के अंदर सक्षम ना बना पाओ ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये मीनिंगलेस रह जाते हैं। अब ये उनकी आइडियलिज्म की अप्रोच इस प्रकार से है क्योंकि रियल तरीके से प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसी कंट्रीज़ ने अमर्त्य सेन जी की बातों को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रखा है। लेकिन अमर्त्य सेन ये बोलते हैं कि जो मैं अपना विचार बता रहा हूँ, अगर उसको कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं वो अगर अपना लें पॉलिसी मेकिंग में, तो लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों के जो मीन्स एंड एडवांसेस हैं, जिस तरीके से वो अपना जीवन व्यापन करते हैं, लोगों को एक बहुत अच्छा, एक नया सहारा, एक नई दिशा मिलेगी अपने जीवन को चलाने के लिए। इसलिए अमर्त्य सेन को हम यहाँ पर इनकी बातों को नॉर्मेटिव अप्रोच एज वेल एज आप उसको आइडियलिज्म भी कह सकते हो, इसलिए हम इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पर पीएसआईआर के अंदर विद इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच। तो ये भी एक कंटेम्प्रेरी, आप इनको स्कॉलर कह सकते हो। अब क्योंकि जो आज की क्लास में मैं आपको थ्योरी पढ़वाने जा रहा हूँ, तो आप इनको उसके बेसिस पर एक थ्योरिस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो अमर्त्य सेन जी की नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में हम डिटेल तरीके से जानते हैं कि इनकी नॉर्मेटिव अप्रोच है किस बारे में। अमर्त्य सेन की जो नॉर्मेटिव अप्रोच है ना दोस्तों, उसका नाम है, जो सटीक तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको कहा जाता है केपेबिलिटी अप्रोच। क्योंकि इनका पूरा फोकस अपनी इस अप्रोच के अंदर इस बात के ऊपर है, इंसानों को एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, सिटीजन्स को बेसिकली हमें कुछ चीज़ों के लिए केपेबल बनाना है, एंड विच शुड बी बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम, लाइक जीडीपी, उससे परे हटकर हमें लोगों को सक्षम बनाना है। उसके लिए इनकी अप्रोच है जिसका नाम है केपेबिलिटी अप्रोच, और ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है। बेसिकली वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अमर्त्य सेन अपनी केपेबिलिटी अप्रोच के अंदर सबसे पहली और सबसे सटीक बात जो करते हैं, वो बोलते हैं, वो फोकस करते हैं कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, हमें उनकी फ्रीडम पर और अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करना चाहिए। लोगों के पास इतनी फ्रीडम हो कि वो देश में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके,
ताकि वो सक्षम बन सके, केपेबल बन सकें। और वो ये कहते हैं कि जब लोगों को आप फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी दोगे तो उससे लोग एक चीज अचीव कर पाएंगे। और ये जो इनका कॉन्सेप्ट है कि क्या अचीव कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन कहते हैं फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से लोग अचीव कर सकेंगे वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स को। ये बीइंग्स एंड डूइंग्स क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं इसके बारे में। फिलहाल मैं अभी आपको मैक्रो लेवल से समझा रहा हूं अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच के कुछ ब्रॉडर डायमेंशंस। तो वो कहते हैं अमर्त्य सेन कि अगर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो इंडिविजुअल इससे वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अमर्त्य सेन अपनी इस अप्रोच के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ये कहते हैं देश में जर्नली लोग ऐसा मानते हैं, सरकारें ऐसा मानती हैं, लोगों का भ्रम ऐसा है कि वेलफेयर इज अबाउट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि ठीक है वो एक इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन वेलफेयर को अगर आपको उतारना है लोगों के जीवन में, दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम, नेट इनकम, ये चीज़ें फालतू की बातें हैं। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर थोड़ा सा यू टर्न मारते हैं। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट हैं वो, फिर भी लेकिन वो अपनी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी की जो बातें होती हैं, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इंडिकेटर होते हैं, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इससे दूर हटकर वो ये कहते हैं साफ तरीके से वेलफेयर जर्नली समझी जाती है कि लोग कितना कमा रहे हैं और लोगों का कंजम्पशन लेवल क्या है। और आपको पता है अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर लिंक कर दूं, इतना तो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि इनकम की वजह से लोगों की कंजम्पशन डिटरमाइन होती है और लोगों की कंजम्पशन पावर की वजह से, या लोगों की कंजम्पशन पावर इनकम से लिंक्ड होती है। दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। अमर्त्य सेन कहते हैं ठीक है इनकम की वजह से कंजम्पशन होगी, कंजम्पशन इनकम की वजह से ही निर्धारित होगी, बट सिर्फ इनकम और कंजम्पशन के इंडिकेटर्स के बेसिस पर वी कैनॉट एंश्योर वेलफेयर ऑफ द मासेस। इससे वेलफेयर नहीं आने वाला। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपस में इंपॉर्टेंट है, इंटरलिंक्ड है, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट या नॉट इनफ टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द मासेस। तो वो बेसिकली एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, एक नॉर्मेटिव अप्रोच का सहारा लेते हुए वो ये कहते हैं कि देश में एक हमेशा सरकार चलाने वाले लोगों को एक ऐसा फ्रेमवर्क सेटअप करना चाहिए अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहां पर हम इस बात को इवैल्यूएट कर सकें, कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, उनका वेलबींग कैसे इंश्योर हो पा रहा है थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट्स। और इन्हीं सोशल अरेंजमेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए वो कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पर बीइंग्स एंड डूइंग्स का, जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि सोशल अरेंजमेंट देश की ऐसे सेटअप होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। वो ये वाली बात ना सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हर एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, स्पेशली डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमें एक कंट्री के अंदर सोशल अरेंजमेंट्स को इवेल्युएट जो करना चाहिए या उसकी जो असेसमेंट हमें करनी चाहिए वो इस बेसिस पर करनी चाहिए कि उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको रियल में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं, किस प्रकार की मिल रही हैं, जिससे वो अपनी वेलबींग को और वेलफेयर को इंश्योर कर सकें। और वहाँ पर बात अमर्त्य सेन बोलते हैं वेलबींग को, वेलफेयर को, रियल अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे से इवेल्युएट करते हुए वहाँ पर बात इनकम और कंजम्पशन की सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है।
तो अमर्त्य सेन की जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम एक वेलबींग को असेस कर पा रहे हैं लोगों की, एज वेल एज यहाँ पर अमर्त्य सेन जी का जो फोकस है ना, वो यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ इज अबाउट जीडीपी। और आप इकोनॉमिक्स में अच्छी तरीके से जानते हो, जीडीपी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, वो वेलफेयर को कैलकुलेट नहीं कर सकता। उसके अलावा जीडीपी एक चीज में और लैग करता है एज अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। हम जीडीपी के थ्रू ये पता नहीं लगा सकते हैं कि असली में क्या एक पर्टिकुलर देश के अंदर रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अब फिर चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो, जीडीपी इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कंट्री की जीडीपी बहुत हाई है, लेकिन डेवलपमेंट का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता है। आपकी डेवलपमेंट, आपकी वेलफेयर, आपकी हैप्पीनेस, आपकी वेलबींग के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले तो जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, क्या जीडीपी ये पता लगा सकती है एक देश के लोग कितने खुश हैं कितने दुखी हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या जीडीपी की वजह से आप अपने देश के अंदर एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की कल्पना कर सकते हो क्या, कि आपको ऐसा वातावरण मिले जहां पर लोग बीमार ना हो, पॉल्यूशन ना हो, किसी भी प्रकार का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन? या फिर लोग जो हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितने केपेबल हैं? क्या जीडीपी अगर बड़ी है किसी कंट्री की, उसकी वजह से क्या उस जीडीपी का फ़ायदा सभी लोगों को मिला है क्या, इंडिविजुअल्स को केपेबल बनाने के लिए? तो जीडीपी कुछ ऐसे एरियाज में बेसिकली क्या करता है, वो एक प्रकार से डेवलपमेंट के मामले के अंदर एक, अमर्त्य सेन कहते हैं कि वो एक लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है। हमें जीडीपी के बेसिस पर ये तो दिखता है कि कंट्री के अंदर जो है वो इनकम जो है वो बढ़ रही है। हम फिर कंट्रीज को क्लासीफाई भी कर देते हैं कि ये कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आती है, या फिर डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आती है, या फिर वो एलडीसी है, लीस्ट डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो हम जीडीपी के माध्यम से कंट्रीज को क्लासिफाई तो कर देते हैं इनकम के अनुसार, बट दिस इज नॉट इनफ बिकॉज जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर। एक्चुअली अमर्त्य सेन कहते हैं कि इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, लैग करता है जीडीपी, क्योंकि वो आपको डेवलपमेंट की रियल पिक्चर नहीं दिखा पाता। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन जी अपनी पूरी थ्योरी के अंदर अपना फोकस इसी बात के ऊपर दोस्तों रखते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ जीडीपी वगैरह, दीज आर नॉट इनफ, नॉट गुड टू कैलकुलेट वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स मासेस। और वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है उनको रियल फ्रीडम तभी मिल सकती है, इंडिविजुअल को रियल फ्रीडम तभी मिल सकती है, और रियल फ्रीडम मतलब ऐसी फ्रीडम जो कि इंडिविजुअल्स को केपेबल बनाए। और उसके लिए वो कहते हैं अमर्त्य सेन कि दीज कैन ओनली बी अचीव थ्रू वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स। ठीक है, यानी कि सिंपल अगर मैं आपको बताऊं बीइंग्स एंड डूइंग्स का मतलब, अभी डिटेल तरीके से मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सिंपल तरीके का इसका मतलब ये है, व्हाट पीपल कैन एक्चुअली डू एंड बी। अब डू एंड बी का मतलब यह है, लोग क्या कर सकते हैं या अपने जीवन में क्या बन सकते हैं। अब देश के अंदर जैसी व्यवस्था होगी उसी के अनुसार आप जानते हो कि सिटीजन्स की लाइफ जो है वो डिटरमाइन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अमर्त्य सेन ने नहीं कहा ये वाली बात, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज़ को आराम से आप ताकि समझ सको। आप जानते हो कि आजकल दुनिया में बहुत अफरा तफरी मची हुई है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर सिविल वॉर हो रहा है, कंट्रीज़ के बीच में, ईरान और इसराइल के बीच में जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब ऐसे एक अफरा तफरी और असमंजस वाले माहौल के अंदर एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी खोने लग जाती है, क्योंकि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वॉर की टेंशन्स हैं, वहाँ पर रियल फ्रीडम मिसिंग है लोगों का।
लोग कैपेबिलिटी को या सरकार लोगों की कैपेबिलिटी को इंश्योर करवाने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर लोगों के पास ना फ्रीडम है ऐसे देशों में, ना अपॉर्चुनिटीज़ है, या जब तक वो सिचुएशन चल रही है हावी हो रही है उस देश के ऊपर तो फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज छिन जाएंगे, तो लोग वैल्यूएबल बींग्स और डूइंग्स को अचीव ही नहीं कर सकेंगे। अब ईरान, इसराइल या ऐसी कंट्री जहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, वो दिखा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में देखो हमारे पास इतनी इनकम रही है, लोगों का इतना कंजम्पशन रहा है, इतनी जीडीपी हमने अचीव करी है, लेकिन क्या उससे डेवलपमेंट हो रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विनाश हो रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, लोगों की जो हैप्पीनेस है वो छिनते चली जा रही है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की कल्पना लोग कर ही नहीं सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ लोगों के जीवन से दूर दूर तक परे है, लोग इनफैक्ट अपनी सरकारों से दरख्वास्त भी नहीं कर सकते हैं कि व्हाट दे डिमांड, क्या उनको चाहिए, क्योंकि सरकारें खुद उलझ रखी हैं दूसरी कंट्री से लड़ने में। ठीक है, तो वो मासेस के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाती हैं ऐसी देश की सरकारें। तो इसलिए अमर्त्य सेन कहते हैं कि जीडीपी, इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के जीवन काल में वो कितना केपेबल बना है या बनी है, कितनी उनके पास फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं बता सकते, बिकॉज इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी आर एक्चुअली लैगिंग इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। ठीक है, अब ये जो अप्रोच है ना अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स ने समझी है। किस चीज़ में? अमर्त्य सेन ने जब ये कैपेबिलिटी अप्रोच दी ना, इसके बाद दुनिया में कुछ कुछ इकोनॉमिक्स के या पॉलिसी मेकिंग के एरियाज जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। तो अमर्त्य सेन जी की इस कैपेबिलिटी अप्रोच का जो इम्पैक्ट है ना, वो मल्टी डायमेंशनल निकल कर आया है। जैसे पॉवर्टी एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद होती है अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच का। अगर हम सहारा लें, एक देश जो कि अपने आप को जीडीपी के मामले में, लोगों या फिर इनकम के मामले में ऐसा दिखा रहा है कि वो देश बहुत प्रॉस्परस है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादातर जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वही रिस्पॉन्सिबल हों जीडीपी की ग्रोथ के लिए, और ऐसे देशों में हो सकता है कि रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो, और वो देश कोई प्रयास कर भी ना रहा हो उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को कम करने के लिए। तो पॉवर्टी एनालिसिस जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है, पॉवर्टी को एनालाइज करना थ्रू कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ अमर्त्य सेन। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच की जो थ्योरी है, जो कि अपने आप में एक नॉर्मेटिव अप्रोच है, एक आइडियलिस्ट अप्रोच है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। इसके अलावा इस कैपेबिलिटी अप्रोच का जो इम्पैक्ट है, जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड एक फील्ड होती है या सब ब्रांच आप उसको बोल लो इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान है, इसकी भूमिका है। यानी कि इकोनॉमिक्स वैसे तो हम समझते हैं इट इज़ अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा, बट डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर को डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से जब लिंक करते हैं ना, कि क्या आपके देश की जीडीपी इस प्रकार से चल रही है क्या कि वो आपकी हैप्पीनेस को इंश्योर कर सके, मासेस के वेलफेयर को इंश्योर कर सके, आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे सके, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी आए, रिच और पुअर का जो गैप है वो वाइड ना होके नैरो होने लगे। इन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो पार्ट बन जाता है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का। तो अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो इन सारी फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा सटीक बैठती है अगर हम इन सब चीज़ों को स्टडी करें, लाइक पॉवर्टी एनालिसिस, ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस इंडिकेटर्स एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ तक पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको बातें समझ में आई, क्लियर है? बोलो मयूर, दिव्या, क्लियर है ना?
तो ये दोस्तों, ये तो मैंने आपको ब्रॉडर तरीके से अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करने वाले हैं अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच जो है उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स, या आप कह लो कि उसके कुछ कोर आइडियाज़ के बारे में। कि यहाँ पर जैसे ये बीइंग्स एंड डूइंग्स का जो कॉन्सेप्ट था, या ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पर दिए, इनका क्या मतलब है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा होगा बार बार जब भी हमने कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करी है, कि अमर्त्य सेन सटीक तरीके से एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को काबिल बनाना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बेसिकली निखारना है। तो यहाँ पर एक कैपेबिलिटी का मतलब है क्या। अमर्त्य सेन कहते हैं कैपेबिलिटीज़ बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर ये इंडिविजुअल की लाइफ में अलग अलग प्रकार की फ्रीडम्स हैं। वही जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी। तो कैपेबिलिटीज़ एक्चुअली लोगों के जीवन में तभी आ सकती है जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो, इंसानों के पास फ्रीडम हो कि वो अपने जीवन में उन सब चीज़ों को चुन सकें, चूज़ कर सकें जिससे वो अचीव कर सकें वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स हो। अब अमर्त्य सेन इस वैल्यूएबल बीइंग्स एंड डूइंग्स के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं। इन दोनों को कंबाइंड तरीके से अगर आपको बोलना है बीइंग्स एंड डूइंग्स, तो अमर्त्य सेन अपना सेकंड कॉन्सेप्ट जो देते हैं वो देते हैं कि आप इनको फंक्शनिंग्स बोल सकते हो। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अमर्त्य सेन जी की इस कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट जो निकल कर आता है, डैट इज फंक्शनिंग्स, जो कि पहले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कैपेबिलिटी से, कि अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम अगर होंगी तो लोग वो चीज़ें कर सकेंगे जो उनको अच्छी लगती हैं, जो उनको सक्षम बनाए, और ये चीज़ें करी जा सकती हैं थ्रू फंक्शनिंग। अब फंक्शनिंग क्या है। फंक्शनिंग अमर्त्य सेन जी के अकॉर्डिंग ये वो एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं। जैसे एक चीज़ होती है ना कि हम बोलते हैं कि जनता के पास ये चीज़ें होनी चाहिए, या इस देश के लोग जो हैं वो इतने केपेबल बने, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। तो अमर्त्य सेन कहते हैं कि ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल अचीवमेंट्स हमें दिखनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर एक्चुअल अचीवमेंट्स को अमर्त्य सेन जी एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि एक्चुअल अचीवमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, जो कि निश्चित तौर पर, सुनिश्चित तौर पर देश के अंदर देशवासियों के लिए हमें दिखनी चाहिए उनके जीवन काल में। वो है, सरकारों को इंश्योर यह करना चाहिए कि जो मासेस हैं, जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो एक प्रकार से वेल नरिश्ड हो, माल न्यूट्रिशन ना हो उनके अंदर, कुपोषित ना हो। उसके बाद वो एजुकेटेड हो और उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, गुड हेल्थ हो। अब जब ये सारी चीज़ें दोस्तों अचीव होंगी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर हम लोगों को ये इंश्योर करवा सकें कि वो वेल नरिश्ड हो, एजुकेटेड हो, गुड हेल्थ हो, तो इससे ओवरऑल लोगों की वेलबींग जो है वो इंश्योर होगी, और ये फंक्शनिंग का पैरामीटर अपने आप डेवलपमेंट का रूप ले लेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का रूप ले लेगा। उसके बाद अमर्त्य सेन ये बताते हैं कि ये जो फंक्शनिंग है ये अचीव वैसे तो देखो सरकार करवाएगी, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर एक टर्म का जिक्र और करते हैं अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर, कि व्हाट विल बी द एजेंसी टू इंश्योर ऑल दिस। एक तो हो गई सरकार, लेकिन सरकार के अलावा अमर्त्य सेन ये कहते हैं जब लोगों के पास फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ होगी ना, तो लोगों के पास एक एबिलिटी आ जाएगी, एक काबिलियत आ जाएगी, सो डैट पीपल कैन एक्ट ऑन देयर ओन बिहाफ।
सरकार आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना सकती है, आपको फ्रीडम दे सकती है, बट अल्टीमेटली अमर्त्य सेन जी कहते हैं इट इज़ यू हु विल डिसाइड कि आपके लिए आपके जीवन काल में क्या सही है, आप क्या जॉब करना चाहते हो, आप क्या परस्यू करना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि आपकी हैप्पीनेस कौन कौन सी चीज़ों की वजह से आ सकती है आपके जीवन में। तो रियल एजेंसी जो है इन सब चीज़ों को, वेलबींग को, फ्रीडम को, अपॉर्चुनिटीज़ को, फंक्शनिंग को, कैपेबिलिटीज़ को अचीव करने के लिए इट इज़ यू ओनली अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अमर्त्य सेन जी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सेकेंडरी साइड पर रखते हैं। इंडिविजुअल अगर अपने बिहाफ पर खुद के लिए डिसीजन ले सके, अमर्त्य सेन जी बोलते हैं ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है, ताकि वो अपने गोल्स को परस्यू कर सकें। और इसी के साथ एजेंसी को ही एक्सप्लेन करते हुए अमर्त्य सेन जी इसका एक ऑल्टरनेटिव वर्ड जो या कॉन्सेप्ट जो सजेस्ट करते हैं, वो फोकस करते हैं कि पूरा का पूरा फोकस अमर्त्य सेन जी का जो अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर है वो है ऑन इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो ये अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, ये एम्फेसाइज करती है कि इंडिविजुअल की वेलबींग और इंडिविजुअल जो अपनी खुद के लिए एक एजेंसी है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, वेलबींग को, फ्रीडम को, फंक्शनिंग को ये सब अचीव कर सकते हैं, उनको बेसिकली परस्यू करना चाहिए कि वो क्या कर सकें, उनके पास इतनी लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये इंडिविजुअलिज्म का जो आइडिया है ये सेंट्रल या फिर कोर आइडिया है दोस्तों अमर्त्य सेन की इस कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर, कि जो सोशल अरेंजमेंट्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर ऊपर बात कर रहे थे, कि ये जो सोशल अरेंजमेंट्स हैं समाज के अंदर, वो व्यवस्थाएं जिससे एक इंडिविजुअल ये सब चीज़ों को अचीव कर सके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल के खुद के पास वो सारी चीज़ें, अब फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होने चाहिए ताकि वो अपने आप को केपेबल बना सके और एक इंडिविजुअल को जो ठीक लगता है अपने जीवन में वो इंडिविजुअल परस्यू कर सके विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन यहाँ पर जो बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, वो बात करते हैं रियल फ्रीडम्स के बारे में कि असल में फ्रीडम्स है क्या। तो अमर्त्य सेन ये बोलते हैं कि लोगों की जो ट्रू फ्रीडम है, रियल फ्रीडम है, या ट्रू जो वेलबींग है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट हैविंग रिसोर्सेज। क्या आप ये सोचो कि लोगों के पास बढ़िया बढ़िया महंगी गाड़ी हैं, फर्नीचर हैं, लग्जूरियस हाउसेस हैं, और आप इसके बेसिस पर एक एवरेज नंबर निकाल कर ये बोल दो कि ये कंट्री तो बहुत वेलबींग के बेसिस पर चल रही है। दीज आर नॉट इनफ, बट लोगों के पास एक्चुअली में फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनका ये बोलना था कि वेलबींग ना देश में रिसोर्सेज से कैलकुलेट नहीं करी जानी चाहिए, वेलबींग फ्रीडम से आती है। रियल फ्रीडम जो है वो ऐसा फ्रीडम है जो लोगों की वेलबींग को इंश्योर करे, और आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि लोगों की ज़िंदगी में असली में वेलबींग इंश्योर होती है उनके फ्रीडम से, कि कैसे वो इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें अपने जीवन में कुछ वैल्यूएबल गोल्स को अचीव करने के लिए। उनके पास इतनी लिबर्टी होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को सक्षम बना सके और अपने लिए राइट डिसीजंस ले सकें। आत्मनिर्भर भारत, हाँ मयूर, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अमर्त्य सेन एक कॉन्सेप्ट देते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स का। कन्वर्जन फैक्टर्स, अमर्त्य सेन कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स अमर्त्य सेन जी के अकॉर्डिंग वो फैक्टर्स हैं, इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, पर्सनल फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ, सोशल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल देश में मिलने वाले रिसोर्सेज को थ्रू फ्रीडम एंड थ्रू अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट कर सके
इनटू फंक्शनिंग्स। और फंक्शनिंग्स का कॉन्सेप्ट भूलना मत। फंक्शनिंग मतलब कि इंडिविजुअल खुद के लिए कैसे इंश्योर कर सकेगा कि वो वेल नरिश्ड हो, वो एजुकेटेड हो और उसका अच्छा स्वास्थ्य हो। गवर्नमेंट का तो रोल है ही, गवर्नमेंट की तो भूमिका है ही, लेकिन आप पूरी थ्योरी में समझ गए होंगे। यहाँ पर अमर्त्य सेन जी जो है गवर्नमेंट के दायरे से हटकर एक इंडिविजुअल को सेंट्रल कोर फोकस बनाते हुए सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है। यहां पर अमर्त्य सेन जी एक और बात करते हैं जिसको बोला जाता है कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेलबींग इन अ नैरो सेंस, रेदर Amartya Sen is talking about मल्टी डायमेंशनल वेलबींग। तो वो ये कहते हैं कि वेलबींग का जो ये नैरो कॉन्सेप्ट है ना, नैरो कॉन्सेप्ट क्या है वेलबींग का? हम वेलबींग को कैसे देखते हैं कि भाई लोगों की कमाई कितनी हो रही है। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि आपकी कमाई क्या आपके लिए खुशी ला सकती है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दे सकती है आपको, आपको केपेबल बना सकती है कि आपकी कमाई एजुकेटेड बना सकती है आपकी कमाई आपको हमेशा। अगर ऐसा होता तो अंबानी का पूरा परिवार जो है वो वर्ल्ड की सबसे टॉप डिग्रीज होल्ड करता। इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट आदमी होने के अलावा सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर एजुकेटेड आदमी होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता वो तो पीएचडी से। और सबसे अमीर व्यक्ति क्या सबसे दुनिया के खुश व्यक्ति होते हैं? ये सवाल उठाया अमर्त्य सेन ने अपनी इस कैपेबिलिटी अप्रोच के अंदर। और इसी के साथ अमर्त्य सेन यहां पर बात करते हैं कि ये जो उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच है, जो हम बात कर रहे थे ना कि ऐसे सोशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए जहां पर इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग है वो इंश्योर हो सके, तो यहां पर अमर्त्य सेन खुद कहते हैं कि उनकी जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो उसका एक एथिकल बेसिस है। और जहां पर बात एथिक्स की आ जाती है तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूं कि वो एक नॉर्मेटिव अप्रोच बन जाती है और वो एक आइडियलिस्ट अप्रोच बन जाती है कि हमें लोगों के फ्रीडम को यहां पर देखना है कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक, यानी कि हद तक लोगों के पास फ्रीडम है ताकि वो अपने लिए वैल्यूएबल फंक्शंस को अचीव कर सके। और लास्ट चीज अमर्त्य सेन जी जो इस चीज में बोलते हैं कैपेबिलिटी अप्रोच के दायरे के अंदर, वो ये बोलते हैं कि अल्टीमेटली एम हमारा ये होना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ओवर कंट्री की फंक्शनिंग किस प्रकार से चलनी चाहिए ताकि हम सोशल जस्टिस को लेकर आ सके। जहां पर हम अमर्त्य सेन बोलते हैं कि ये इंश्योर कर सकें कि जो असमानताएं हैं सोसाइटी के अंदर, जो इनइक्वालिटीज हैं, उसको एड्रेस करा जाए और हर किसी के पास एक कैपेबिलिटी हो एक डिसेंट लाइफ बिताने की। शानो शौकत वाली जिंदगी भले ही ना हो, लेकिन डिसेंट लाइफ कैसे होगी? जब लोग वेल नरिश्ड होंगे, स्वास्थ्य के ऊपर फालतू का खर्चा नहीं हो रहा होगा लोगों का, अच्छी हेल्थ होगी और उतना पढ़ लिख जाएंगे कि कोई ना कोई उनको जॉब मिल जाए जिससे वो एक अपनी डिसेंट लिविंग को इंश्योर कर सकें। ये अमर्त्य सेन जी का पूरा फंडा था कैपेबिलिटी अप्रोच का। यहां तक दिव्या मयूर बात समझ में आई? क्लियर है सब कुछ? अब दोस्तों जिन स्कॉलर्स ने अमर्त्य सेन जी की इस कैपेबिलिटी अप्रोच को पढ़ा और समझा, उनका ये कहना था कि अमर्त्य सेन की ये जो पूरी की पूरी जो अप्रोच है ना, दिस कॉन्ट्रास्ट विद द फिलॉसफी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर हम क्या बात करते हैं? ग्रेटेस्ट
हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। बताओ दिव्या मयूर, हाँ या ना? यही होता है यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन इसके अंदर दिव्या एक दिक्कत आप ये जानते हैं ना कि हम ये आर्गुमेंट पुट कर देते हैं कि 100 लोगों का अगर 100 लोगों में से 99 का भला हो रहा है तो ये चीज़ ठीक है, चाहे भले एक का नुकसान हो जाए, है ना। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म ना एक ठीक चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? एक भी इंडिविजुअल लेफ्ट आउट क्यों हो? आप फोकस इस बात के ऊपर करो ना, हर एक इंडिविजुअल जो है वो किसी का सहारा ना ले, खुद उसके अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करो, ताकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो अपनी एक डिसेंट लाइफ बिता सकें। तो यहां पर अमर्त्य सेन जी की जो पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो यूटिलिटेरियनिज्म से ऐसे अलग है, बिकॉज अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी जो अप्रोच है इट गोज बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जहां पर अमर्त्य सेन फोकस इस बात के ऊपर करते हैं कि इंसान के अंदर यूटिलिटी या उसकी कैपेबिलिटी इंडिविजुअल के पास जो फ्रीडम होगी उससे आएगी और अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगी उससे आएगी, जिसके माध्यम से एक इंडिविजुअल अच्छी जिंदगी को बिता पाएगा या बिता पाएगी, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो। अब अमर्त्य सेन यहां पर सॉल्यूशन के तौर पर एक और मतलब दो चीजें और बोलते हैं, और वो ये है कि आप इतना तो समझ गए। देखो, अमर्त्य सेन जी ने जब ये डेवलपमेंट के एस्पेक्ट के बारे में बात करी तो इस लेक्चर में आप काफ़ी हद तक ये चीज़ समझ गए होंगे कि वो यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मान रहे हैं। वो इसी बात के ऊपर बार बार फोकस कर रहे हैं कि लोगों की कैपेबिलिटीज और फ्रीडम एक्सपेंड हो। अब ये चीज़ इंश्योर कैसे करी जाएगी? तो अमर्त्य सेन एक सिंपल सा छोटा सा एक सॉल्यूशन बताते हैं। दिस शुड बी डन थ्रू डेमोक्रेटिक डिलिब्रेशन। दोस्तों, डेलिब्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के बारे में इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन करते हो ना, मतलब एक ऐसा आइडिया या ऐसी एक पॉलिसी आना जहां पर वो सबके डिबेट एंड डिस्कशन के बाद फ्रेम करी गई हो, यानी कि सब लोग जानते हो उसके बारे में और सबके मतों को, सबके ओपिनियन को, सबके आर्गुमेंट्स को शामिल करने के बाद ही कोई चीज़ इंप्लीमेंट करी जाए। तो जब आप इंटेंस डिबेट, याद रखना मैं नॉर्मल डिबेट एंड डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूँ, गहराई से इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन की जब भी कोई बात होती है उस टर्म को हम लोग डेलिब्रेशन कहते हैं। जैसे दिव्या मयूर, हम लोग पढ़ते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनाया गया था संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन चलती थी। उसके बाद ही सारे आर्टिकल्स और सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और स्केड्यूल्स डाले गए, राइट। एम लक्ष्मीकांत में हम लोग पढ़ते हैं ना इस चीज़ को। तो यही है, अमर्त्य सेन ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लोगों को केपेबल बनाना है या लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो ये बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज जो प्रमोट होनी चाहिए वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होनी चाहिए, एंड दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुड बी ऑफ द नेचर ऑफ डेलिब्रेशन, जहां पर जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, अफेक्टेड पार्टीज मतलब वो लोग जिनको अभी तक डेवलपमेंट का फ्रूट, उसका रस, उसका स्वाद मिल नहीं पाया है, आप उनको शामिल करो कि वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद ही आप किसी पॉलिसी को ऐसी बनाओ या फिर देश में फ्रीडम्स और अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसा क्रिएट करो जिससे वो अफेक्टेड पार्टीज जो है उनका भला हो, ठीक है, ताकि लोगों की लाइफ जो है वो वैल्यूएबल बने। अब वैसे मैंने आपको शुरू में बताया था एक छोटा सा इम्पैक्ट के अमर्त्य सेन जी की इस पूरी की पूरी कैपेबिलिटी अप्रोच का जो इम्पैक्ट है वो हमें पॉवर्टी एनालिसिस में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
तो अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच जो है, क्या वो छोटी अप्रोच है कि बड़ी अप्रोच है? यानी कि नॉर्मल जैसे थ्योरिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसफर्स और साइंटिस्ट कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और उनकी बातों को ठीक है सुन लिया जाता है, उसके ऊपर चर्चा कर ली जाती है, बुक्स लिख दी जाती हैं और वो बात वाइंड अप हो जाती है। क्या अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच इतनी छोटी है या फिर इसको कुछ इंपॉर्टेंस मिली है दुनिया के लेवल पर? तो मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अमर्त्य सेन जी की ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसकी एप्लीकेशंस हमें रियल दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। और इसको पढ़ने के बाद अब अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच की इज्जत जो है वो आपकी नज़रों में बढ़ जाएगी। सबसे पहले अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच को जो अपनाया गया, वो अपनाया गया एसडीआई के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक इंडेक्स है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट करा हुआ है, जिससे हम इस एसडीआई इंडेक्स के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कंट्रीज़ के अंदर लोगों की डेवलपमेंट को, उस कंट्री के अंदर कंट्री की डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं, अचीवमेंट्स को देखते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, नॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम, बट इन टर्म्स ऑफ, जैसे अमर्त्य सेन ने बोला था फंक्शनिंग के बारे में, तो वी कैलकुलेट एस डी आई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड कैपेबिलिटी। अगर लोगों में है तो इनकम के डायमेंशन को फिर बाद में ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो एस डी आई इंडेक्स है ना यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस्ड है अमर्त्य सेन जी के आइडियाज से। उसके बाद और एप्लीकेशन हमें इसकी कहाँ देखने को मिलती हैं? जब हमें पॉवर्टी को मेजर करना होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर पॉवर्टी एनालिसिस के बारे में बताया था, तो पॉवर्टी की मेजरमेंट में अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो काफ़ी काम आती है, जहाँ पर हम फोकस इस बात के ऊपर करते हैं, ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग देती है पॉवर्टी के बारे में, जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि लोगों के पास प्रीवियस डिकेड्स या ईयर्स के कंपैरिजन में कितनी कैपेबिलिटीज़ आई है, और हर एक इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करके हम ये देखते हैं कि एक देश के लोग, अगर ये गरीबी रेखा है, पॉवर्टी वाले चैप्टर के अंदर जनरल स्टडीज़ की क्लासेस में नितिन सिंघानी मैम ने डिस्कस करा था ना इस चीज़ को, कि पॉवर्टी लाइन अगर ये है तो कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में गए हैं और कितने लोग अबव पॉवर्टी लाइन के दायरे के अंदर शामिल हुए हैं। तो अगर अमर्त्य सेन जी की बातों को अपनाया जाए तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट ये कर सकते हैं कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर और नीचे लोग एक कंट्री के अंदर, अगर उसके पास रिकॉर्ड को निकाला जाए तो कितना पॉवर्टी लाइन से दूर गए हैं या कितना उसके पास आए हैं या कितना उससे नीचे चले गए। उसके बाद अमर्त्य सेन जी की ये जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, इसकी काफ़ी अहम भूमिका भी रही है वेरियस कंट्रीज़ ने जब अपनी पॉलिसीज़ को जो डिज़ाइन करा है उसके अंदर, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने फोकस करा है ह्यूमन डेवलपमेंट पर, पॉवर्टी रिडक्शन पर। कंट्रीज से समझने लग गई हैं कि गरीबी जब तक नहीं हटेगी तब तक इंसानों को कैपेबल नहीं बनाया जा सकता, और वो इकॉनमी के पहिए के अंदर जो एक फ्यूल तरीके, जो जैसे एक गाड़ी चलती है फ्यूल की बेसिस पर, जैसे उसी प्रकार से इकॉनमी चलती है कि जनता कितनी कैपेबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट का दायरा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस इकॉनमी के पहिए को चलाने के लिए। तो पॉवर्टी रिडक्शन बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज जब बड़ी सारी कंट्रीज़ की जो स्कीम्स हैं वो बात करती हैं, पॉलिसीज़ बात करती हैं सोशल जस्टिस के बारे में। तो अमर्त्य सेन जी की जो ये कैपेबिलिटी अप्रोच है, उसका जो उसकी जो एप्लीकेशन है या उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इन सारी एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत?
तो दोस्तों ये हमने डिटेल तरीके से बात करी। यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्मेटिव अप्रोच की इन पॉलिटिकल थ्योरी, और यहाँ पर जितने भी नाम आ रखे थे उन सब के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड तरीके से समझाया सारी बातें। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।